हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर आशीष कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अपने नए टॉपिक के साथ में कि हम अपने कॉलम में लैप कब देते हैं, क्यों देते हैं, कहां देते हैं और लैप का हम ओवरलैपिंग का हमारे स्टील में कितना इम्पोर्टेंस है। और जब हम कॉलम में लैप देते हैं तो उसको किस जगह पे देना चाहिए और कितना देना चाहिए, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि लैपिंग क्यों देते हैं। तो लैपिंग क्यों देने को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा एक टर्म है जिसको हम लोग को पहले से जानना पड़ेगा, जो है सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीजी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने कॉलम के पास में, जिसमें हम आपको बताएंगे सीजी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। पहले तो हम लोग थ्योरी में समझ लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 8th to 9th क्लास से स्टार्ट किया हुआ है और अपने डिग्री डिप्लोमा तक हम लोग वही पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसका हमारे इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज में और इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चलिए हम जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये होता है किसी भी सेक्शन का वो पॉइंट जहाँ पर पूरे मेंबर का लोड कंसंट्रेट होता है। यानी कि एक ऐसा मेंबर का सेक्शन, कोई भी ऐसा मेंबर जिसका लोड, जिस मेंबर का पूरा लोड किसी एक सेंटर पॉइंट पे होता है। जैसे कि हमारा कोई रेक्टेंगल सेक्शन होता है तो उसका एक सीजी होता है, जो कि हमारा कहाँ पे होता है, जहाँ पे दोनों हमारे डायगोनल मैच करते हैं, वहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल में हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जहाँ मेंबर उस वेट को बियर कर लेगा, उस पॉइंट को। सेम उसी पॉइंट पे हमारे कॉलम में भी वर्क होता है। 450 mm है और ये हमारा 300 mm है। अब ये दोनों डायमेंशंस, ये पूरा हमारा सेक्शन जो बन रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में एक डायगोनल खींचेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में एक डायगोनल खींचेंगे, जो कि हम आपको पेन पेपर में दिखाएंगे। जैसा कि आप हमारे फ़ोटो में देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जो लाइन मिला रही है, और दोनों डायगोनल को क्रॉस करने के बाद में जो एक पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने कॉलम्स में ओवरलैपिंग प्रोवाइड करते हैं। कॉलम्स में ओवरलैपिंग अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड करते हैं। शायद ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए आज मैं आपको ये बताता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होती है। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे कि एक हमारा स्टील बार नीचे से आया हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हो गया है। होता क्या है कि कभी कभी हमारा स्टील पूरा स्लैब तक नहीं पहुँच पाता है, या स्टील छोटा पड़ जाता है, या पहुँच भी पाता है तो हमारा लैप जोन में तक नहीं पहुँच पाता है। तो हमको क्या करना होता है, हमको स्टील बार लैप जोन तक ही रखना पड़ता है और उसको कट करके दूसरा स्टील डालना पड़ता है। तो स्टील डालने के लिए जब हम दूसरा स्टील डालते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो एक स्टील को दूसरे स्टील से थ्रेड बना करके कपलिंग करके कस दें। दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि एक स्टील को दूसरे स्टील से वेल्ड कर दें, आमने सामने रख करके। तीसरा हमारे पास कॉमन मेथड ये होता है कि हम एक स्टील को दूसरी स्टील के साथ में ऐसे ओवरलैप कर देते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है कि किसी भी एक मेंबर को दूसरे मेंबर के साथ में जोड़ देना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ देना। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये ओवरलैपिंग होती है। जैसा कि आपको इस कॉलम में दिख रहा होगा, ये हमारा एक स्टील है नीचे वाला, ये हमारा स्टील है ऊपर वाला, और इन दोनों को हमने लैप किया है, जो कि अभी कुछ पार्ट अंदर है। तो ये हमारा होता है लैपिंग। अब हम जानते हैं कि कॉलम में ओवरलैपिंग क्या होती है, कितनी होती है। ये हमारा एक कॉलम है। अगर हम मान लें कि हमारा क्लियर स्पैन, यानी कि क्लियर स्पैन इन द सेंस फ्लोर के टॉप से बीम के बॉटम तक जितना हमारा कॉलम का हाइट होता है, उस कॉलम के हाइट को क्लियर स्पैन हम बोल रहे हैं। तो उस क्लियर स्पैन को अगर हम L/4 कर दें, यानी कि 4 से डिवाइड कर दें, तो जितना भी हमारा वैल्यू आता है उतना हम ऊपर से छोड़ देते हैं टॉप से, और उतना ही नीचे से छोड़ देते हैं, और बीच का जो हमारा लेंथ बचता है वो हमारा लैपिंग जोन होता है। लैपिंग जोन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम अपनी स्टील का कॉलम में ओवरलैप दे सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा कोई स्लैब है जिसकी क्लियर स्पैन हमारी 12 फीट है। अब 12 फीट को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से L/4 करेंगे,
तो उसका वैल्यू आएगा 4 3 12, यानी कि 3 फीट, यानी कि 3 फीट ऊपर से हम छोड़ देंगे, 3 फीट नीचे से छोड़ देंगे। फिर बीच में जितना भी जगह बचेगा, स्पेस जितना भी लेंथ बचेगा, उस एरिया में हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि हम दोस्तों हमारे इस कॉलम में प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा कॉलम है और ये हमारे कॉलम में ये L/4 के हिसाब से ये हमारा लैपिंग प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस कॉलम में लैपिंग देने के लिए हम लोगों ने एक अपनी स्टील को अल्टरनेट रखा है। अब अल्टरनेट क्यों रखते हैं? जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम सारे लैप एक ही सरफेस पे रखेंगे तो हमारे कॉलम के शियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि हमारे स्टील के शियर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, यहाँ से वहाँ से फेल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे कि हम आपको बताएं, ये हमारी 4 स्टील हैं। अगर ये चारों स्टील हमारी सेम लेवल पे होंगी तो ये हमारे सेम लेवल की वजह से हमारे स्टील का जो है स्लिप हो सकता है, फेल हो सकता है जल्दी। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्टील को अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक स्टील हमारा बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यानी कि जिगजैग फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारा ओवरलैपिंग होता है वो हमारा ऐसे इस तरह से अंदर अल्टरनेट हो जाता है, जिससे हमारे कॉलम की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि हम लोगों ने जान लिया कि लैप जोन कहाँ पर होता है कॉलम में। कॉलम में लैप जोन सेंटर में ऊपर से L/4 और नीचे से L/4 छोड़ के होता है। अब लैप जोन के बाद में अब हम आपको ये बताते हैं कि जो हम कॉलम में एक सरिया से दूसरी सरिया जोड़ रहे हैं उसकी लेंथ क्या होती होगी। उसकी लेंथ भी हम लोग के IS कोड में डिसाइड की गई है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि उस जो लैपिंग लेंथ होता है वो हमारा 45D to 50D के आसपास में हमारा 20 का स्टील है। तो अगर हमको स्टील का लैप देना है 20 mm का, तो हमारा कितना हो जाएगा 20 × 50, यानी कि 50 × 20 हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि इसमें हम लोग कितना लैप देंगे 1 मीटर का। तो इसमें 1 मीटर का लैप दिया गया है, बट कुछ अमाउंट जो है इसमें हमारे कॉलम के अंदर चला गया है। ये हमारा कॉलम कॉलम की एक सरिया को दूसरे सरिया से, एक स्टील को दूसरी स्टील से जब ओवरलैप करते हैं तो हमको उसमें जॉगल प्रोवाइड करना पड़ता है। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि जॉगल क्यों प्रोवाइड करना पड़ता है। चलिए दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने आपको समझा दिया था। अब देखिए क्या होता है कि जब हमारा ऊपर से लोड आता है, तो जैसे इस सेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोड ट्रांसफ़र होता है, उसी तरह से स्टील से स्टील में भी लोड ट्रांसफ़र होता है, जो कि हमारे स्टील के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि स्टील के डाया के सेंटर में, जो स्टील का डाया का सेंटर होगा वहाँ से लोड ट्रांसफ़र होता है। अब होता क्या है कि जब हमारा यहाँ से लोड ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जॉगल के बारे में। अगर हम लोग जॉगल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एक हमारा ये स्टील होगा, दूसरा हमारा ये स्टील होगा। अगर हमारा ऊपर से लोड यहाँ पर आएगा इस वाली स्टील में और यहाँ पर हम जॉगल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये CG हमारा इस वाली स्टील के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा हमारा स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है कि अगर हमारा लोड हमारे अर्थ में ट्रांसफ़र नहीं होगा तो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर या हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरह इसीलिए हम लोग जो है अपने स्टील में जॉगल प्रोवाइड करते हैं। जॉगल का काम क्या होता है कि जैसे कि कोई नीचे वाली स्टील होती है, इस स्टील के साथ में जो ऊपर हम लोग नया स्टील डालते हैं, उसमें हम लोग जो हम लोग नीचे वाली स्टील के ऊपर दूसरा नया स्टील डालते हैं, उस ऊपर वाली स्टील को इस तरह से बेंड किया जाता है कि ऊपर वाले स्टील का डाया नीचे वाले स्टील के डाया से बिल्कुल मैच हो जाए, ताकि ऊपर से आने वाला पूरा वर्टिकल लोड CG के थ्रू इस स्टील में ट्रांसफ़र हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वाला स्टील हमारा इस वाले स्टील के ऊपर दिख रहा होगा। जैसे कि आप अगर यहाँ से देख पाएंगे तो यहाँ से ये जब कास्ट होगा कॉलम, इसके ऊपर लोडिंग होगी तो लोड हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इस कॉलम पे, इस वाली स्टील पे आएगा और नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम लोग जॉगल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा स्टील यहाँ सीधा रहेगा और ये हमारा लोड यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पर हमको स्टील नहीं मिलेगा, जो कि हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स में और RCC बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और हमारी स्ट्रेंथ को कम कर देगा। चलिए अब हम जानते हैं जॉगल की डिटेलिंग क्या होती है। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा जॉगल है। जॉगल का लेंथ क्या होता है, ये जो हमारा जॉगल है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक स्लोप दिख रहा है, ये इस तरह का, यानी कि इस तरह का। ये अगर वर्टिकल एक्सिस है तो ये आपको थोड़ा सा बेंड दिख रहा होगा। तो ये जो बेंड है ये हमारे
एज़ पर IS कोड के हिसाब से 1:6 का बेंड है। यानी कि अगर हमारा 1 mm 6 mm हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 6 mm वर्टिकल बेंड होगा। यानी कि अगर हम लोग इधर से इधर 1 mm चलेंगे तो इधर ऊपर की तरफ 6 mm चलेंगे। तो ये हमारा जो रेशियो होता है स्लोप का वो 1:6 होता है। तो यानी कि जब ये स्टील बार को हम लोग इधर लाएंगे तो इस यहाँ से हम लोग कितना 1 रेशियो है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये 20 mm का बार है तो 1/20 करेंगे तो कितना हो गया 20 mm, यानी कि ये स्टील बार यहाँ आ गया। हॉरिजॉन्टल हमें पता चल गया, बट वर्टिकल हमारा कितना होना चाहिए 6/20, यानी कि 120 mm, यानी कि 120 mm हमारा कितना हो गया ये वर्टिकल। यानी कि जो जॉगल का लेंथ होना चाहिए हमारी 20 mm के हिसाब से वो 120 mm वर्टिकल और 20 mm हॉरिजॉन्टल। यानी कि जो स्लोप होता है हमारा स्टील का वो 1:6 का होता है, और वो हम लोग हर स्टील की डाई के लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इसी तरह से एक नया वीडियो हम बनाएंगे ओवरलैपिंग इन बीम। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।